हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी लॉ जर्नी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में टीपीए के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को जाना था। हमने ये जाना था कि उसमें एक्ट नंबर क्या है उसका, उसमें टोटल सेक्शंस क्या हैं, ठीक, ये क्या एग्जॉस्टिव इन नेचर है या प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हमने इसके साथ ही ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज हम देखेंगे कि टाइटल क्या होता है। टाइटल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे टीपीए, जितना आगे बढ़ते जाएंगे टाइटल ओनरशिप ये वर्ड्स आएंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी इन वर्ड्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे वन कैन हैव द राइट ओवर प्रॉपर्टी बट स्टिल नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी पर राइट तो होता है लेकिन फिर भी वो ओनर नहीं होते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो लोग कौन होते हैं, जैसे लेसी, टीनेंट, ठीक। जैसे कोई घर है ये, ठीक है, इस घर पे को आप किराए पर रेंट पर लेते हो, ठीक। आप ऐसा टीनेंट यहाँ पर रहते हो, एज अ टीनेंट आप यहाँ पर रहते हो, लेकिन आप रेंट भी दे रहे हो, आपके पास इस घर में रहने का राइट है और इसमें आप पेंटिंग वगैरह भी करा सकते हो। अपने हिसाब से इसमें जो भी काम करना है आप करा सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसके ओनर नहीं कहलाओगे, ठीक है। वहीं अब आगे देखते हैं, लीगली द पर्सन हु होल्ड्स द टाइटल इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि जो व्यक्ति टाइटल को होल्ड करता है वही क्या होता है, प्रॉपर्टी का ओनर कहलाता है। जैसे टाइटल होता क्या है, टाइटल इज़ अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द एविडेंस ओवर हिज प्रॉपर्टी, ठीक। तो टाइटल जो है वो एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, इस बात का प्रूफ देता है। और टाइटल जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों के पास भी रह सकता है। तो ओनर जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे टीनेंट हो गया, पर वो रियल में टाइटल उसके पास नहीं, क्योंकि कागजात में उसका नाम नहीं लिखा है। अब हमने टाइटल के कॉन्सेप्ट को जान लिया। अब इसके साथ अगर हम देखें, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो क्या थी, फंडामेंटल राइट थी। फंडामेंटल राइट थी अंडर आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में। ये फंडामेंटल राइट थी। और इसके बाद एक केस आया जो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो इस केस से इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार जो है वो बेसिक हमारा जो मूलभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो उसे संशोधित कर सकती है, उसे अमेंड कर सकती है थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 1978 में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 वर रिपील्ड। इसीलिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही इन दो आर्टिकल्स को रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ और आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 ए में ऐड कर दिया गया, एक नए सिरे से उसे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, नाउ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है। वहीं अगर हम देखें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। आगे जो टीपीए एक्ट है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो दो चीज़ों की बात करता है कि वो दो चीज़ों पे किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा। यहीं आप देखिए, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ,
और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, टीपी एक्ट हमारा कहता है, टीपी एक्ट कहता है कि बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं एज पर सेक्शन 2 टीपीए डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक, जैसे कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, ठीक, उसमें डिक्री आ गई है, अब उस डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है, तो आप इस एग्जीक्यूशन को करवाने के लिए आप टीपीए एक्ट का सहारा नहीं ले सकते। जैसे ऑक्शन है, ऑक्शन में आप उसका सहारा नहीं ले सकते। तो टीपीए एक्ट जो है वो डील करता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज के एक्ट से जो कार्य होगा उनसे डील करता है। जैसे इसमें भी एक है टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र। ठीक है, टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र जो होता है जिसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, यानी जो विल वसीयत वगैरह करते हैं। ठीक है, इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस पर भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लिविंग पर्सन की यहाँ बात की गई है। और विल और इंटर स्टेट में क्या होता है, इंसान जो है वो मर जाता है, उसके बाद उसकी जो विल होती है वो काम करती है, आगे बढ़ती है, तो उस विल पे आप टीपी एक्ट जो है वो नहीं ला सकते। वहीं अगर आप ये देखेंगे इंटर वाइवर्स ट्रांसफ़र, ठीक है, तो क्या कहता है ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन, यानी दो जीवित व्यक्तियों के बीच ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसी पे टीपीए एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। अब इंटर वाइवर्स ट्रांसफ़र जो है वो दो पार्ट में बटा है। जैसे पहला है आपका जनरल रूल। जनरल रूल जो हम पढ़ेंगे इस एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 53A तक है। वहीं स्पेसिफिक ट्रांसफ़र भी हम देखेंगे जो बात करता है सेक्शन 54 से लेकर 137 तक, जिसमें हम सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बेसिक हमारा जो है इतना पार्ट जो है वो अप्लाई होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस पे एक्ट जो है इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीपी एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज, या आप इसको डेफिनेशन क्लॉज भी बोला जाता है, आपको हर बैरेक्ट में मिल जाएगा। सो आपने एक बार नोटिस की होगी कि हर सब्जेक्ट के हर बैरेक्ट में सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्यों दे रखा होता है, तो इसको देने का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि आप पूरे एक्ट में जिन वर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक, उनका मीनिंग आपको पहले ही बता दिया जाता है, ताकि आप उस एक्ट जब पढ़ें तो आपके माइंड में क्लियर कट हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और उस वर्ड का आप वही मीनिंग लें जो आपको इस एक्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज को रखने का या डेफिनेशन क्लॉजेस को रखने का पर्पस होता है शुरू में, स्टार्टिंग में। चलिए अब आगे देखते हैं। सो आगे हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हम अचल संपत्ति की बात करेंगे जिसको इंटरप्रिटेट किया गया है टीपीए एक्ट में। अचल संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जो मूव इजीली नहीं कर सकती। ठीक है, वही जैसे जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, वो से कहते हैं अचल संपत्ति। ठीक है, अचल संपत्ति में जैसे आपका घर हो गया, बिल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर अब वहीं देखिए सेक्शन 3 कहता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है, कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। आप इस एक्ट का अगर बैरेक्ट देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है जो 3 चीज़ों को मना करता है, जो कहता है अगर कोई स्टैंडिंग टिम्बर है या ग्रोइंग क्रॉप्स है और ग्रास है, घास। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास मतलब घास और ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल जो होती हैं। ठीक है, और स्टैंडिंग टिम्बर वो होती हैं कि आपने कोई पेड़ लगाया, जैसे शीशम का पेड़ है, ठीक है, सागवान का पेड़ है, आप कोई भी पौधा लगाते हैं फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होने के बाद आप उसको काट लेते हो और उससे क्या करते हो, उससे बेनिफिट लेते हो, उसको बेच के उससे पैसे कमाते हो। तो आपने उसको अपनी जगह से काट दिया और काट के आपने उसको मूव करा दिया, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर बन जाएगा और वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा।
तो बैरेक्ट में बस सिंपल सा यही कहा गया है कि ये 3 चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। जैसे क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 पार्ट में देखो, नॉट मीन टू बी मूव्ड बाय अस, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति वो होती है जिसे आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट इन टीपीए, मतलब टीपीए में इसमें एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दे रखी है। वहीं इसकी डेफिनेशन को हम सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 जर्नल क्लॉजेस एक्ट, जर्नल क्लॉज एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 और सब क्लॉज 26 जो है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन करता है। तो हम आगे इसी की डेफिनेशन को देखेंगे।